नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो लास्ट पोर्शन है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार फंडामेंटल राइट और यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में क्या अंतर है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन दोनों के बीच में, कौन कितना सुपीरियर है, कौन कितना इंफीरियर है और किस स्टेज पर दोनों ही बराबर है, कहाँ पर किसको यानी कि इन्फोर्स किया जा सकता है और किसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये सभी बातें हम समझेंगे। किसमें कोड को हम यानी कि एक एज ए यानी कि गारंटर ले सकते हैं और कहाँ पर हम यानी कि कोड को एज ए गारंटर नहीं ले सकते। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने हार्ट में पैशंस रखना पड़ेगा और चीज़ों को बहुत क्लियरली, बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो मेरे मित्रों, लेक्चर को स्टार्ट करने से सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहती है जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है अलग यूट्यूबर के कंपैरिजन में, लेकिन मेरा कंटेंट अलग यूट्यूबर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो मैं इस उम्मीद में जीता हूँ कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो कभी ना कभी मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे होंगे। मेरे जो व्यूज़ आज अच्छे नहीं जा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छे व्यूज़ जाएंगे। मैं हमेशा आशा में जीता हूँ, मैं आशावादी पीपल हूँ, मतलब पर्सन हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद रहती है आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आती है उसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर कीजिए। यही मेरी हमेशा हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, तो मेरे मित्रों मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा कि जो justiciability of the fundamental rights and the non-justiciability of the directive principle of state policy are the one on the other hand the obligation of to the states implemented directive principles on the other hand led to the conflict between the since the commencement of the constitution। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फंडामेंटल राइट जो है मतलब एफआर जो है वो क्या है, जस्टिसिएबल है, और जो डीपीएसपी है ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब जस्टिसिएबल क्या होता है, मतलब जिनको न्याय पर पूरक माना जाता है, और गैर न्यायिक मतलब यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल माना जाता है। मतलब आप अगर सरकार या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी या कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट की असेंबली है कोई भी ऐसा लॉ पारित करती है, कोई भी ऐसा बिल पारित करती है जो कानून में कन्वर्ट होता है, और जहां पर ऐसा फील होता है या महसूस होता है कि हमारा फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, तो वहां पर जो हमारे जो जुडिशरी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और आपको न्याय देगा, उस फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं होने देगा, उसको बचा के चलता है। लेकिन इसी केस में अगर दूसरा देखा जाए, जब यानी कि मैंने बताया था जब मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर डीपीएसपी को बना यानी कि डी जो जब यानी कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो पार्लियामेंट मेंबर्स, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि जितने भी हमारे सांसद हैं और स्पीकर सब मिलकर यानी कि जब कोई यानी कि बिल पारित करते हैं, तो उस बिल में ये एक धारणा होती है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिमाग में रखकर चलेंगे कि एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिमाग में रखकर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर इनमें यानी कि इनको आप दिमाग में रखकर या इनको ब्रेक यानी कि ब्रीच भी कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम यानी कि एससी में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सके कि हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टूटा है और आप इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी के मतलब बेस पर कहा जाए तो एफआर क्या है, जो फंडामेंटल राइट है उसे क्या बोल सकता है, जस्टिसेबल बोला जा सकता है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब डीपीएसपी है उसे नॉन जस्टिसेबल बोला जा सकता है। इतना अंतर आप समझ गए होंगे। फिर क्या हुआ, एक केस आया, जिनको चंपकन दोराइजन केस के मामले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय में आया था और यह व्यवस्था यानी कि जो की गई थी कि निदेशक जो सिद्धांत है कि मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव
में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन द चंपकन-दोराइजन केस, जो यानी कि 1951 में आया था, द सुप्रीम कोर्ट रूल डेट, उन्होंने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि डेट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, द फॉर्मर वुड प्रिवेल, इट डिक्लेयर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कंफर्म एंड सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि किसको यानी कि वर्चस्व दिया जाएगा फंडामेंटल राइट को, उनको आगे बढ़ाकर रखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो टकराव में जो यानी कि हमारे मूल अधिकार हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बट इट आल्सो हेल्ड दैट, ये भी बताते चलता है कि फंडामेंटल राइट्स could be amended by the parliament by enacting the constitutional amendment acts, यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनको क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। एज ए रिजल्ट, इसके अगर यानी कि परिणाम स्वरूप देखा जाए, पार्लियामेंट मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट बनाया कब, 1951 में। द फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एक जो अमेंडमेंट एक्ट जो पहले फोर्थ था यानी कि 1951 में, और यानी कि सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट जो आया था इसी को लेकर वो 1955 में आया था। और उसी के बाद जो यानी कि एक अलग यानी कि अमेंडमेंट एक्ट आया जो इम्प्लीमेंट करता था सम यानी कि डायरेक्टिव्स को, कब आया, 1964 में। इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, द अबव सिचुएशंस अंडरवेंट अ मेजर चेंजेस इन 1967, कुछ बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले, किसमें, हमारे यानी कि जो फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट ऑफ द, यानी कि गोलकनाथ केस आया था, जो कब आया था, 1967 में आया था। उसमें एक बहुत बड़ा यानी कि जजमेंट देखने को मिला, ठीक है, जिसमें ये देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है यानी कि कोर्ट के जजमेंट में। और ये भी देखने को मिलता है कि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट कैन नॉट टेक एनी अवे अ ब्रीज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार नहीं है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे, तोड़े, ठीक है, विच आर सैक्रोसेंट, जो यानी कि नेचुरली यानी कि सैक्रोसेंट है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोर्ट जो है उसको हेल्ड करने की पावर है, दैट द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं किया जाएगा, ना ही उसे अमेंड किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। पार्लियामेंट जो है वो रिएक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो है उसने रिएक्शन दिखाया अपना किसके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, ऑन द गोलकनाथ केस पर इन 1967 में, बाय इनेक्टिंग जो यानी कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट जो था, ठीक है, कब का, 1971 का, एंड यानी कि 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। और उसमें ये बताया कि जब यानी कि जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने डिक्लेयर करके चला कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास एक पावर है काहे की एवरेज करने की और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, यानी कि किसी फंडामेंटल राइट को ला सकती है, इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ला सकती है। दूसरी बात उसने ये भी बोला कि 25th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इंसर्ट किया, मतलब कुछ डाला क्या, न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल जोड़ा जो यानी कि 31st सी था, विच कंटेंट द फॉलोइंग टू प्रोविजंस, दो प्रोविजंस को लेकर चलता है। पहला क्या है, पहला ये बोलता है कि नो लॉ, कोई भी ऐसा कानून विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी ऐसा कानून जो ये मौका देखता है इम्प्लीमेंट करने का सोशलिस्टिक यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, और स्पेसिफाइड करके चलता है आर्टिकल 39 को, ठीक है। उसके बाद जो पहला पार्ट उसका यानी कि जो मैंने बताया अभी जो है बी, उसमें बोल के चलता है 22 एंड 23 सेल बी वॉइड, वॉइड मतलब एक किस्म से जहां पर यानी कि उसको वैलिड करार ना दिया जाए, ठीक है, वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ये कन्फर करके चलता है कि आर्टिकल जो 14 है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने
सभी को बराबर का अधिकार है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन, कानून सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देकर चलेगा, ना ही राजा को ज्यादा देगा और ना ही फकीर को कम देगा। तो आर्टिकल जो 29 है वो क्या बोलता है, 6 प्रकार की प्रोटेक्शन के बारे में बोलता है। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके, असेंबली मूवमेंट, इस टाइप की। आर्टिकल 31 ये बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको यानी कि रिपील कर दिया गया था, ये भी मालूम है आपको। फिर दूसरा क्या बोलता है, नो लॉ, यानी कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कंटेन करके चलेगा डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, डिक्लेयरिंग नहीं की जाएगी कि जिस पर क्वेश्चन उठा सकते इन कोर्ट में, ऑन द ग्राउंड ऑफ इट डज नॉट गिव द इफेक्ट टू सच पॉलिसी। कोई भी ऐसा इफेक्ट देखने को ना मिले, ठीक है, उसके बारे में बता रहा था। फिर हुआ क्या, इन द केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो यानी कि 1973 में आया था, बहुत ही फेमस केस है। मैं जितने केस के बारे में, गोलकनाथ या मतलब केशवानंद भारती केस, इन जितने केसेस के बारे में बताया हूँ, इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, आखिरकार ये क्यों आए और क्या इसका रीजन था आने का और इसमें क्या निर्णय मिला, इनके बारे में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। तब तक के लिए खाली दिमाग में इतना रख के चलिए कि एक केस है और कब आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला सुनाया, बस इतना समझिए। सो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया कि अबव द, यानी कि सेकंड प्रोविजन जो ऑफ आर्टिकल यानी कि 30C एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, उसको यानी कि असंवैधानिक और गैर करार देते हुए कहा, ऑन द ग्राउंड की जुडिशियल रिव्यू पे, इज ए बेसिक फीचर, ये क्या है, एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट बी टेकन अवे, यानी कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसे यानी कि ज्यादा समय तक यानी कि नहीं लेकर चला जा सकता। हाउएवर द अबव फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो, यानी कि अब तक सारी इतनी बातें हमने कर ली कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल और क्या फंडामेंटल राइट, कौन सा केस क्या आया, किसमें क्या निर्णय मिला, ठीक है। हालांकि उसको मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेन पॉइंट मेरा यहाँ समझाने का था, क्योंकि आज का लेक्चर खाली इनको लेकर था और इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कोई भी लेक्चर नहीं होगा आपके सामने। आप खुद अपनी बुक से कुछ कंप्लीट करें, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो एक तरफ मैंने दे रखा है फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ मैंने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पहला पॉइंट जो है वो क्या डिफरेंस लेकर चलता है, जैसे ये सभी क्या है, निगेटिव है, एज यानी कि फंडामेंटल राइट को निगेटिव बोला गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या बोला गया है, पॉजिटिव बोला है। क्यों बोला गया है उसको समझे, कि ये निगेटिव बोले गए इसलिए क्योंकि स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं किसी भी काम करने को, सर्टेन थिंग्स जो यानी कि फंडामेंटल राइट को लेकर हो, ठीक है, तो रोकते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि ये स्टेट को प्रमोट करते हैं, रिक्वायर करते हैं कि ये चीजें आप करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दे आर जस्टिसिएबल, मतलब ये जो है न्यायपूरक है, मतलब न्यायिक है ये, इनको यानी कि अगर इनको ब्रीच करेंगे आप फंडामेंटल राइट को, तो आप संविधान या सुप्रीम कोर्ट में जाकर दावा कर सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि लीगल तरीके से इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन, जब इनको कोई तोड़ता है, ठीक है, बात समझ में। उसके बाद क्या आ गया, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, मतलब अगर इनको तोड़ दिया जाता है, मतलब इनको ब्रीच किया जाता है तो न्याय नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो नॉन जस्टिसिएबल है। तो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगल तरीके से इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते हम बाय द कोर्ट, ठीक है, फॉर देयर वायलेशन, अगर इनको कोई तोड़ता है तो। कौन तोड़ेगा, सरकार अधिकतर तोड़ सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दे एम एट द स्टेबलाइजिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमेशा ये बोल के चलता है कि हमारे समाज में, हमारे यानी कि देश में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक राजतांत्रिक जनतंत्र हो। लेकिन अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट ऑफ यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो उसमें ये बोलता है इसका जो एम है एक स्टेब्लिश करना, क्या, सोशल एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब सामाजिक और आर्थिक यानी कि जनतंत्र
जनतांत्रिक देश, ठीक है। चौथा क्या बोलता है, दे हैव लीगल यानी कि सैंक्शन, ये क्या है, इसके ऊपर जो सैंक्शन है सारे ही लीगल हैं, इसके जितने भी सैंक्शन हैं सारे लीगल हैं। लेकिन अगर बात करें इन द सेंस ऑफ यानी कि डीपीएसपी, तो उसमें बोल रखा है कि दीज हैव मॉरल एंड द पॉलिटिकल सैंक्शंस अंडर इट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें क्या है, लीगल सैंक्शंस हैं, ठीक है। इन्हें यानी कि नैतिक यानी कि मॉरल की बात करें तो कहते हैं मॉरल वैल्यूज, तो नैतिक यानी कि नैतिक वैल्यूज क्या होता है, वैल्यू मतलब किसी का, मुझे इतना हिंदी नहीं आता, ठीक है। तो वैल्यू मतलब किसी की कहते हैं तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो उस तरीके का। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो इतना बोल सकता हूँ कि दे हैव मॉरल एंड द पॉलिटिकल सैंक्शन यूनिटरी। तो मतलब मैं इसे कहूँ तो इन्हें यानी कि नैतिक या राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। पांचवा क्या बोलता है, पांचवे के बारे में समझिए। पांचवा ये बोलता है कि दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड हेंस दे आर द पर्सनल एंड द इंडिविजुअलिस्टिक। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिगत है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ तो ये है क्या है, किसको यानी कि प्रमोट कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, इसलिए इनको बोल सकते हैं कि ये व्यक्तिगत है, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए होंगे, व्यक्तिगत है। पांच जो यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर पांचवा देखा जाए तो वो क्या कह रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, वो कह रहे हैं दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय का यानी कि वेलफेयर करते हैं। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सोशलिटेरियन और द सोशलिस्टिक, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको ये बोल सकते हैं कि ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह इन्हें समाजवादी कहा जाता है। फिर क्या है, छठा बोल रहा है, छठा क्या बोल रहा है उसको समझो। कह रहा दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। कहने का मतलब दे डू नॉट रिक्वायर, इनको जरूरत नहीं है किसकी, इलीगल यानी कि एनी लीगलाइजेशन, किसी भी लीगलाइजेशन की जरूरत नहीं है, फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से इनको लागू किया जा सकता है, मतलब इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर की बात आ गई ना, लेजिस्लेचर जो विधान की बात यानी कि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये सुधार लागू होते हैं। फिर अगर इन केस ऑफ यानी कि डीपीएसपी में देखा जाए तो उसमें ये बोलता है कि दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स। मतलब यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पर ये अंतर है कि इन्हें लागू यानी कि करने के लिए या रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है और ये स्वतः लागू नहीं होते। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बात आती है 7 पॉइंट की। सातवां बिंदु ये कहता है कि जो कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोर्ट जो है यहाँ पर बधा होता है कि वो यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, तो उन सभी को करार देना पड़ता है। अब इसका जो 7 पॉइंट है इसमें क्या कहता है, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ, यानी कि यहाँ पर कोर्ट कोई भी ऐसा लॉ डिक्लेयर नहीं करेगा वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्ट, यानी कि जहां पर वायलेट हो रहा है एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, हाउएवर दे कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ on the ground that it was enacted to give the effect to a directive। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि निदेशक तत्वों का जो उल्लंघन यानी कि करने वाली किसी भी विधेयक या न्यायालय संवैधानिक और अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, यद्यपि विधि की विधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है। अगर उसके आगे देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। तो ये सब चीजें थी आज के लेक्चर के, लास्ट लेक्चर था डीपीएसपी का। अगला लेक्चर जो होगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर आएंगे। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। और
इस लेक्चर के बाद आप जितना हो सके बुक से खुद अपने आप पढ़ें। कमी कहीं दिखाई पड़ती है, कुछ लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आप कमेंट करिए, मैं उनको पढ़कर आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।